फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर लास्ट ईयर के बेसिस पे आप बता दीजिए कि कितनी सीटें रिवर्ट हुई थी 2020 में स्टेट कोटा में और क्यों हुई थी। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये हैं कि कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि लास्ट ईयर इतनी सीटें रिवर्ट हुई थी हमारे स्टेट में, इतनी जनरल की सीटें रिवर्ट हुई थी, तो इस बार ये सीटें रिवर्ट नहीं होंगी तो कितनी सीटें स्टेट में कम हो जाएंगी, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगा रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं आपको ये डेटा बताऊं कि 605 हो जाएगा, 610 हो जाएगा, या 2 नंबर या 5 नंबर, या एससी का 490 हो जाएगा, या एसटी का इतना कम हो जाएगा। ये बताने का उद्देश्य नहीं होता है मेरा उद्देश्य होता है कि एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले जेन्यून, कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों स्टेट वैकेंसी राउंड में इतनी सीटें वैकेंट रहती थी, क्यों किसी पर्टिकुलर स्टेट की सीटें वैकेंट रह जाती थी। ये जानना जरूरी है रादर देन कि कितनी सीटें वैकेंट हुई है उसकी वजह से कितना कट ऑफ होगा। हालांकि मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है कि इस बार, क्योंकि रिवर्सल का कोई केस होगा नहीं, राउंड 4 तक वो सीटें लेनी ही लेनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, क्यों सीटों को नहीं लेते हैं, क्या प्रॉपर रीज़न है, ये सारा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है और इस बार ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि लो स्कोर के कैंडिडेट्स हैं, वो भी सीटों को लेंगे। और अगर 27% BC 10% EWS का रिजर्वेशन नहीं भी लगता है, तब भी कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी का लास्ट ईयर से काफ़ी कम जाएगा ही जाएगा, ये 100% श्योर है। अगर 27% BC और 10% EWS लगता है तो और भी कम जाएगा, ये 100% श्योर है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, चाहे स्टेट कोटा पहले हो या ऑल इंडिया कोटा बाद में हो, क्योंकि राउंड 4 तक 2 महीने का टाइम लग जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। इस वीडियो का मकसद केवल ये बताना है कि क्यों रिवर्ट होती थी सीटें, रादर दें कि उस रिवर्सल से मैं कैलकुलेशन आपको बता दूं कि कितना इस बार कट ऑफ होगा। ये केवल ये गणित नहीं होता है, सिंपल मैथमेटिक्स नहीं होता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स की चॉइस मैटर करती है। क्यों कैंडिडेट्स अदर स्टेट के कॉलेजेस को नहीं प्रेफर करते, क्यों लास्ट में साउथ के कॉलेजेस की बहुत सारी सीटें रिवर्ट हो जाती हैं, क्यों ऐसा होता है। क्या इस बार कैंडिडेट्स साउथ के उन कॉलेजेस को जो छोड़ देते थे वो लेंगे, ये भी एक फैक्टर होगा। और लेंगे तो किस रैंक तक जाके लेंगे, ये भी एक फैक्टर होगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो 15-16 हज़ार रैंक तक जाते हैं लेकिन फिर सीटों को नहीं लेते हैं साउथ के कॉलेजेस की, तो वो सीटें इस बार लेनी मजबूरी हो जाएंगी उनको, क्योंकि राउंड 4 के बाद कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहने वाली है। जैसा कि MCC ने कहा है, कोई भी सीट रिवर्ट नहीं होगी। क्यों ऐसा होगा, कौन सी स्टेट इससे इफेक्टेड होंगे, क्या होगा, चलिए पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ये लिस्ट है पिछले साल के ट्रांसफर्ड जो राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद 15% सीट जो बची हुई थी स्टेट को जो ट्रांसफ़र हुई थी, उनकी लिस्ट है। MBBS और BDS दोनों के लिए ये गवर्नमेंट सीटें हैं, ठीक है। इसमें से लगभग 1600 से 1700, अगर टोटल हम बात करें तो लगभग 2000 के करीब सीटें MBBS और BDS की यहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी, जिसमें मैक्सिमम 1600 से 1700 के करीब लगभग आपकी MBBS की गवर्नमेंट सीटें थी। तो लास्ट ईयर बहुत सारी सीटें ट्रांसफ़र हो जाती थी स्टेट कोटा को, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टेट हुआ करते थे जिसमें कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हुआ करता था कि उन्हें सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। जैसे आप राजस्थान का केस देखिए, राजस्थान का केस मैं आपको दिखाता हूँ। राजस्थान का केस देखिए, तो राजस्थान में मैक्सिमम बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि उनको सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो राजस्थान में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सीटें वैकेंट थी लास्ट ईयर। MBBS की बहुत सारी सीटें वैकेंट थी और बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें शायद उनकी स्टेट में सीटें नहीं मिलेंगी, तो वो अदर स्टेट के या साउथ के कॉलेजेस ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उनको ये चांसेस फिर होता क्या है कि लास्ट में ये सारी सीटें रिवर्ट हो जाती हैं उनके स्टेट में, क्योंकि वैकेंट रह जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस बार वैकेंसी का कोई सवाल नहीं, ये सारी सीटें जो हैं जो भी आपको दिख रही हैं, खासकर साउथ
के कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे, साउथ के कॉलेजेस में आपको बहुत सारी सीटें वैकेंट दिख जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज एक इशू हो जाता है। कैंडिडेट्स अपनी रीजनल लैंग्वेज या फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, नॉर्थ के कैंडिडेट्स नॉर्थ के कॉलेजेस को मैक्सिमम सोचते हैं कि क्योंकि पेशेंट को भी डील करना होता है एमबीबीएस के बाद, तो किस तरह से डील करेंगे रीजनल लैंग्वेज में, वो भी एक बड़ा इशू होगा। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स की यही प्रेफरेंस रहती है कि कुछ ऐसे स्टेट में वो कॉलेजेस ले जहाँ पे कि लैंग्वेज का उतना इशू ना आए। तो इसलिए बच्चों की प्रेफरेंस यही रहती है, और इसकी वजह से ही लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट हो जाती थी राउंड 2 में, राउंड 2 के बाद स्टे काउंसलिंग में। लेकिन इस बार क्योंकि आपकी 4 राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, उसका सीधा मतलब ये है कि आपको हार्ड एंड फास्ट डिसीज़न लेना पड़ेगा राउंड 1 से राउंड 4 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। मींस ये है कि आपको अभी से ये प्लान करके चलना पड़ेगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है, चाहे फिर मिज़ोरम का हो, महाराष्ट्र का हो, तेलंगाना का हो, या फिर आंध्रा का हो, असम का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, या जहाँ पर छत्तीसगढ़ का हो। अगर आप जिस रीज़न से बिलोंग करते हैं और आपकी मजबूरी है कि आपको अदर रीज़न में ही कॉलेज मिल सकते हैं, तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एमसीसी ने ऐसा चांस आपके पास दिया ही नहीं है कि आप राउंड 4 के बाद सीटों को छोड़ सके और स्टेट में ट्रांसफ़र हो। तो बहुत ही कम चांसेस हैं, इक्का दुक्का सीटें भले ही ट्रांसफ़र हो सकती हैं, वरना सारी सीटें यहीं पे फिल होंगी। तो फिर आप अपने किस रीज़न में कॉलेजेस को चाहते हैं, जैसे मैक्सिमम कैंडिडेट्स सोचते हैं कि वो गुजरात के हैं तो गुजरात में ही सीटों को लें, या फिर अपनी मैक्सिमम कैंडिडेट्स की तो ये प्रेफरेंस रहती है। लैंग्वेज का मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स से बात की तो वो लैंग्वेज का इशू बताते हैं कि लैंग्वेज का इशू है, रीजनल लैंग्वेज का इशू है, इसकी वजह से वो अदर स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफर नहीं करते, अपने स्टेट के कॉलेजेस को या फिर एम्स को या जिपमर को, जिनकी अच्छी रैंक होती है, वो ट्राई करते हैं, और नहीं मिलता है तो फिर स्टेट को अपने मूव करते हैं। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो स्टेट की तरफ भागते हैं, ठीक है। इसीलिए ये इतनी सीटें आपको वैकेंट दिखती थी पिछली बार। हालांकि पिछली बार से ये रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस बार ये सारी सीटें फिल होंगी, इससे अधिक भी सीटें होंगी तो वो राउंड 4 तक जाके फिल हो ही जाएंगी, ठीक है। तो जिससे कि कट ऑफ तो डिक्रीज़ होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक मैटर और भी फंसता है कि 27% बीसी और 10% ईडब्ल्यू का कोटा का जो रिजर्वेशन है, ये भी एक फैक्टर यहाँ पे रहेगा कि जनरल को अल्टीमेटली कितनी सीटें मिलती हैं टोटल काउंसलिंग में, ये भी एक फैक्टर होगा, और उसमें से कितनी सीटें मेरिट बेस पे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के कैंडिडेट्स ले जाते हैं, ये भी एक मैटर होगा। तो कहने का सीधा मतलब ये कि जनरल का कट ऑफ तो हाई होगा ही होगा अगर ऐसा रूल आ जाता है तो। हालांकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का और एससी एसटी, इन चारों कैटेगरीज़ का कट ऑफ काफ़ी कम होगा। मीन्स चाहे वो ओबीसी हो, किसी भी कंडीशन में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच, इन कैंडिडेट्स का कट ऑफ लास्ट ईयर से कम ही होगा और काफ़ी कम होगा, ये श्योर है। अगर 27% बीसी या 10% ईडब्ल्यू नहीं भी लगता है, फिर भी इनका कट ऑफ लास्ट ईयर से कम ही रहेगा। जनरल का कट ऑफ, अगर ये रिजर्वेशन नहीं लगता है तो जनरल का कट ऑफ भी अच्छा खासा कम रह सकता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी सीटें स्टेट को ट्रांसफ़र हो सकती थी पिछली बार और वो नहीं होंगी, और उन सीटों को कैंडिडेट्स कितनी रैंक तक ले सकते हैं, क्या वो प्रेफर करेंगे उन कॉलेजेस को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये प्रेफरेंस नहीं रहती है कि हम अदर स्टेट के कॉलेजेस को लें या लो ग्रेड के कॉलेजेस को लें, अपने स्टेट में नहीं मिलता तो वो ड्रॉप कर देते हैं। बहुत सारी कैंडिडेट्स ऐसी भी सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितनी सीटें अल्टीमेटली आपको स्टेट कोटा से मिलती हैं।